Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Karachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. अच्छा क्लास, आज हम 17th को जो पेपर हुआ था इंग्लिश का उसको ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था जो 10 फरवरी को हमारी बैच स्टार्ट हो रही है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको IBA के पैटर्न पे तमाम पेपर सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो आज हम 17th का पेपर देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ये समझना होगा कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, उसकी नेचर ऑफ जॉब इस तरह है, उसकी नेचर इस तरह है कि कुछ सवालात हैं जो आपके कंट्रोल में, जो आप सीख सकते हैं और हर जगह आप सही कर सकते हैं, और कुछ हैं जो आप हर जगह सही नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको सेंस यूज़ करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं एजुकेटेड गेस। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आप हमेशा सही कर सकते हैं। जो एरर डिटेक्शन के ना, ये होते हैं फिक्स्ड रूल्स। ये आपको रूल्स अगर आते हैं तो आप हमेशा हर जगह हर टेस्ट में सही से कर सकते हैं। अब पहला रूल देख लेते हैं, जैसे लिखा है नाइदर यू नॉर योर सिस्टर आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे नाइदर यू नॉर योर सिस्टर आर वेटिंग इन दिस केस, इस पर हमें गलती ढूंढनी है, तो गलती सी है, गलती लिखा है आर जो है वो गलती है। अच्छा, क्यों गलती है? नाइदर यू नॉर योर सिस्टर, यहाँ तो ना आप ना आपकी सिस्टर, तो यहाँ पे जब नाइदर नॉर आता है तो आगे आपको यहाँ पे सिंगुलर लगाना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे इज़ आना चाहिए था, तो इन्होंने क्या दिया, आर दिया है, तो इसलिए ये यहाँ पे मिस्टेक है। अब जिसको नाइदर नॉर का और आइदर और का यूज़ आता है तो वो आराम से ये क्वेश्चन हमेशा कर सकता है। नो सुनर डिड ही सीज अस ही डिसअपीयर्ड इन द मार्केट। सीधा सीधा क्वेश्चन, टेंस जिसको भी पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता होगा वो आराम से ये कर लेगा। नो सुनर डिड ही सीज, डिड आ गया है तो सीज नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या जवाब आएगा, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीज गलत लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव में पास्ट सिंपल की बात करूँ, पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है, उसमें जब इंट्रोगेटिव बनता है या नेगेटिव बनता है, जहाँ पे भी डिड आ जाएगा तो आगे उसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सही है, जैसे मिसाल आप देख लें, मिसाल आप बोलते हैं शी किल्ड माय कैट। ठीक है, अब इसको जब हम सवाल बनाएंगे ना तो हम क्या करेंगे, डिड शी किल माय कैट। सही है, अब आप देखिए यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी थी क्योंकि पास्ट है, पर यहाँ पे हमने डिड लग गया है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, किल कर दिया, फर्स्ट फॉर्म कर दिया। अब ये सिंपल रूल है, जिसको भी आता होगा उससे कम से कम ये क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए था। नो सुनर डिड ही सीज लिखा हुआ है, सीज नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, सी आएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। यू विल नाउ बिगिन टू वर्क फ्रॉम डस्क टू डॉन। डस्क टू डॉन नहीं होता, ये होता है डान टू डस्क। डान टू डस्क, सुबह से शाम तक। डान टू डस्क का मतलब क्या होता है, सुबह से शाम। अब ये स्ट्रक्चर है, जिसको भी आता होगा पहले से वो आराम से कर लेगा। सुबह से शाम, उसको बोलते हैं डान टू डस्क। ये डस्क टू डान तो होता ही नहीं है, डान टू डस्क होता है। ठीक है, फिक्स्ड था ये, जिसको भी बेसिक नॉलेज थी तो वो आराम से कर लेगा। द बुक दैट यू गेव लाई इन अ हीप ऑन द डेस्क। यहाँ पे लाई मिस्टेक है, ये स्पेलिंग नहीं होगी, और यहाँ पे इसलिए लाई मिस्टेक। बाकी बुक के साथ दैट लगता है, ये ठीक है। अ हीप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी ट्रिक होती है कि आपको 3 ऑप्शन बिल्कुल पता कंफर्म होना कि आपको सही लग रहे हैं, तो चौथा ऑटोमेटिकली समझ में आए ना आए वही गलत है। अब देखो, द बुक में कोई मिस्टेक है नहीं है, दैट यू गेव इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं, दैट लगता है बुक के साथ, क्योंकि दैट ऐसी चीज़ है जो उसके साथ, बंदे के साथ भी और नॉन लिविंग थिंग के साथ भी लगता है। अब देखें, ये समझें, पेज पे समझाता हूँ आपको सुबह, ये पेज है ना, अब ये समझें, ये प्रोनाउन में, अब देखिए ये सारी चीज़ें हैं, बैकग्राउंड होता है इनका, बेस होता है। अब जब हम कोर्स कराते हैं ना, उसमें हम पहले बेस बनाते हैं, फिर ये चीज़ें समझाते हैं। अब बच्चे बोलते हैं डायरेक्टली ये सारी चीज़ें समझाएं, तो पीछे बैकग्राउंड पता नहीं होता, फिर डायरेक्टली इस तरह ही हम समझा सकते हैं जिस तरह मैं अभी समझा रहा हूँ। ये समझे, हु जो है ना, हु पर्सन के साथ स्मॉल होता है। ठीक है, मिसाल आपको देता हूँ, आई मेट अ पर्सन who was a criminal। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया, who लगाया। अब who क्यों लगाया, क्योंकि ये पर्सन की बात हो रही है, बंदे की बात हो रही है। सही है, जब ये दैट आता है ना, दैट, तो दैट का सीन ये है कि दैट जो है ये लिविंग के साथ लगता है, मतलब बंदे के साथ लगता है, दैट लगा सकते हैं, ही इज़ द सेम। और जो अपना कोई इनएनिमेट चीज़ हो, नॉन लिविंग हो, लिविंग के साथ भी और नॉन लिविंग के साथ भी। अब बुक क्या है, नॉन लिविंग है ना, मगर उसके साथ भी दैट आ सकता है।
मगर बुक के साथ हु कभी नहीं आएगा। अब ये सेम सेंटेंस है ना, इसमें आप देखें ये क्या कर, द बुक दैट यू गेव मी। अब बुक भी ठीक है, दैट भी ठीक है। इन अ हीप ऑन द डेस्क, हीप किसको बोलते हैं, काफ़ी इकट्ठी हो जाए ना, एक छोटा सा बन जाए माउंट टाइप छोटा सा, तो उसको हीप बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये तीनों ऑप्शन ठीक है, तो यही गलती है, ये गलत कर दिया। उसके बाद है आई मेट वन ऑफ द बेस्ट टीचर टुडे इन द मॉल। ये तो अब ये सिंपल रूल था जो मैंने आपको समझाया था। वन ऑफ जब भी आएगा तो वो बहुत सारों में से आएगा, बहुत होंगे, ठीक है। मैनी में से आप वन चूज़ करते हो ना। मिसाल के तौर पर आप बोलते हो कि जैसे सर फहद इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स। ये देखें, ये टीचर्स लिखा हुआ है, टीचर्स बहुत सारों में से ये एक है, ठीक है। इज़ वन ऑफ, ये वन ऑफ जहाँ भी आता है आगे प्लूरल आना चाहिए। वन आप बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ उठाओगे, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स, फेवरेट बहुत सारे हैं, उसमें से वन जो है सर फहद है। अब ये इस तरह की ट्रिक थी जो बहुत ही आसान थी, बिल्कुल। अब देखें कहाँ गया, आई मेट वन ऑफ माई बेस्ट टीचर टुडे इन द मॉल। वन ऑफ माई बेस्ट टीचर होगा या टीचर्स होगा, यहाँ पर टीचर्स होना चाहिए था, तो ये सी गलती है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कौन सी चीज़ें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ों में क्या है, जहाँ सेंस इस्तेमाल करना पड़ा है वो गलती हो सकती है आपसे, मगर ये क्वेश्चन जो फिक्स्ड है, जैसे यूसुफ कॉल्ड मी टू द डिनर पार्टी, यू आर कॉलिंग सम, ठीक है। अब यहाँ पे टू आएगा। देयर इज़ अ ब्रिज डैश द टनल। अब टनल क्या होता है, सुरंग होती है ना, उसके ऊपर ब्रिज होगी। ये मैंने आपको उस दिन रूल समझाया था, लास्ट वीडियो पता नहीं आपने देखी थी या नहीं। मैंने कहा था ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, यहाँ से कोई ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अलोंग, ठीक है। और यहाँ से कोई ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो ये क्या होता है, अक्रॉस। अब यूँ समझ लीजिए ये टनल है, रोड को छोड़ें, ये समझिए टनल है सारा, ठीक है। तो ब्रिज ऊपर से ऐसे बनेगी ना, ऐसे, जब ऐसे बनेगी तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अक्रॉस आना चाहिए। अब ये कौन बच्चे सही ऑप्शन करेंगे, जिनको ये रूल पता होगा जो मैंने आपको अभी बताया कि अलोंग और अक्रॉस का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द टनल, ये नॉलेज से होता है ना, ये ऐसे तुक्के से नहीं आंसर ठीक होते। यहाँ तुक्के से आप किसी दिन इंग्लिश में 20 आ जाएंगे, किसी दिन 2 आ जाएंगे, तो आप कहेंगे मैं अच्छा करके हूँ, बुरा करके हूँ। नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बाकी नेचर ऑफ जो पेपर होता है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। मैं वो समझाता हूँ कि इसमें पेपर में किस तरह जो है आप सेंस यूज़ करना था और किस तरह क्यों गलतियाँ हुई लोगों से। व्हाट इज़ गोइंग ऑन डैश यू एंड योर फैमिली। देखें इसमें भी एक डिफरेंस है, इसमें ये समझें, आपको पता होना चाहिए जो ये हम यूज़ करते हैं बिटवीन, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, 2 बंदों के लिए। और जो हम दूसरा क्या होता है, अमंग, अमंग होता है 2 प्लस बंदों के लिए, ठीक है। 2 बंदों की बात होगी, बिटवीन यूज़ करेंगे, अमंग होगा 2 प्लस बंदों के लिए। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फैमिली को जो उन्होंने काउंट किया ना, फैमिली को, फैमिली क्यों कलेक्टिव नाउन है, उसको इन्होंने एक काउंट किया है, यू एंड योर फैमिली, ठीक है। एक यू हो गया, एक फैमिली हो गया, 2 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आना चाहिए, बिटवीन आना चाहिए था ना। तो लोगों ने मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं, बट यहाँ पे बिटवीन आना चाहिए, तो बिटवीन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर फैमिली। आंसर्स मालूम करना, की चेक करना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपको उन सबके रीज़न्स आने चाहिए, ताकि उस तरह का क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टेस्ट में आता है तो वो आप आराम से कर लें। सबके रीज़न्स मालूम करके ये आंसर क्यों था, की तो आपके पास है, सबके पास रीज़न पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या था इसके पीछे। ही सेड ही वाज डैश पाकिस्तान। आप कहीं से भी होते हैं, जैसे आप बोलेंगे आई एम फ्राम घोटकी, आई एम फ्राम रहमियार खान, तो इस तरह ही बोलेंगे ही वाज फ्राम पाकिस्तान। ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो आप स्पीकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इट वाज हिज फादर हु लेड हिम टू दिस जॉब या इन टू दिस जॉब। अब ये 2 चीज़ें थी, ठीक है। तो इसका डिफरेंस अगर आप सर्च करेंगे ना, तो लेड के साथ इनटू जब भी लगता है तो इसका मतलब है वो किसी को गाइड करना, समझाना, उसको अपने एग्जांपल से वो चीज़ आगे उनको एक समझ लें कि उसको आप फुट स्टेप दें कि भाई ये रास्ता है, इसको चूज़ करें। तो लेड इनटू इसलिए हुआ है। अब ये चीज़ ऐसी थी, ये नॉलेज के बगैर नहीं आ सकती, ये आपके बस की बात नहीं थी,
क्योंकि ये जिसको भी लेट इनटू का यूज़ पता होगा सिर्फ वही कर सकता है, वरना सारे लेट टू करके आते हैं, क्योंकि लेट के साथ टू भी लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लेट इज़ फॉलोड बाय टू एज वेल। सो लेट इनटू ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, तो जिसने भी गलत किया है। बहरहाल अब तो पता चल गया ना आपको। आगे चलते हैं। अब ये एक सेंटेंस है ना, ये बिल्कुल बच्चों वाला था, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी चाहिए थी। आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट व्हेन यू कम। ये आप रूल समझ लें, पेज में देख लो कोई फ्री। ये कॉमन स्ट्रक्चर यूज होता है कि जहाँ पे भी डिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं ना, डिपेंडेंट पार्ट होता है। चलो इसको मैं इस तरह नहीं समझाता, आपको सिंपल करता हूँ। ये एक रूल है, एक तरफ प्रेजेंट आना चाहिए, एक तरफ फ्यूचर आना चाहिए। ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। मिसाल तौर पर अगर वो आए तो उससे बताना मैं चला गया हूँ, ठीक है। यहाँ आप देखें इफ़ ही कम्स हियर, अब ये कौन सा टेंस है। अब देखें ये पॉइंट समझने के लिए भी आपको टेंस आने चाहिए। इफ़ ही कम्स हियर आई विल लीव द प्लेस, आई विल लीव द प्लेस, ठीक है। अगर वो यहाँ आया तो मैं चला जाऊँगा। अगर आप इसको देखें उर्दू में क्या होता है या सिंधी में क्या होता है, उर्दू में आप बोलते हैं अगर वो यहाँ आया तो मैं चला जाऊँगा। ये दोनों आपको क्या लग रहे हैं, मुस्तकबिल के जुमले लग रहे हैं ना, आपको लग रहा है ये मुस्तकबिल के दोनों, ठीक है। अगर हुते ईंदो तो हलियो ईंदुसि, तो दोनों भाई मुस्तकबिल लगिंदा पिया। इंग्लिश में क्या होता है, यही जुमला जो आपको दोनों फ्यूचर लगते हैं ना, उसका इंग्लिश में रूल है कि आपको वो उसमें पहला ऐसा प्रेजेंट में रखना होता है, दूसरा ऐसा फ्यूचर में रखना होता है। ये रूल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर दोनों ही मुस्तकबिल की बातें हैं तो आप उसको फर्स्ट हिस्सा आपको प्रेजेंट में रखना है, दूसरा हिस्सा फ्यूचर में रखना है, ये रूल है, ठीक है। तो इस रूल को मद्देनजर रखते हुए अगर आप इस जुमले को देखेंगे ना, ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर वाला, तो इसमें क्या होगा, आई विल हैव फिनिश, ये फ्यूचर हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एक हिस्से में फ्यूचर आ गया, दूसरे में क्या आना चाहिए था, दूसरे में ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए था, वो आया है व्हेन यू कम, ठीक है। तो आगे कोई भी इस तरह का जुमला आ जाए तो आप ये समझ जाएं कि एक पार्ट में प्रेजेंट रखना है, दूसरे पार्ट में फ्यूचर रखना है। अब हार्डली स्कैर्सली का मैंने यूज़ पढ़ा है एकेडमी पे, या अभी जो आउटलाइन दिया हमने, जो 10 फरवरी से हम स्टार्ट करें कोर्स, उसमें भी ये है हार्डली स्कैर्सली। हार्डली और स्कैर्सली एक ही बात होती है। आप देखें अब हार्डली और स्कैर्सली का एक यूज़ होता है। हार्डली डैश हियर इन द फॉरेस्ट, हार्डली इट रेन्स हियर इन द फॉरेस्ट। इट डज़ क्यों आएगा, नहीं आएगा, डज़ इट क्वेश्चन भी नहीं आएगा, रेन्स भी नहीं आएगा, हार्डली इट रेन्स आएगा, ठीक है। हार्डली इट रेन्स हियर इन द फॉरेस्ट, बमुश्किल, हार्डली का मतलब बमुश्किल यहाँ पे बारिश होती है। वैसे भी ना जो रूटीन काम हो जिसमें आपको बताना हो ये काम हम रोज़ करते हैं, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही टेंस है, दो मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। अब ये था टू रॉन्ग्स डैश राइट। अब ये तो एक तो बना हुआ भी है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, दो गलत मिलके एक सही नहीं बनाते। तो एक तो जिसको ये रटा लगा हुआ था वो भी सही कर जाएंगे, रटा नहीं लगा हुआ था तो फिर भी कॉमन सेंस यूज़ करें। टू रॉन्ग्स आ गया ना तो डोंट मेक नहीं होगा, ठीक है, डोंट मेक अ राइट। आपको लाजमी इसलिए देना था, यहाँ पे देखिए कंफ्यूज किस में किया है, डोंट मेक भी लिखा है, डोंट मेक अ भी लिखा है। यहाँ पे अ का देना इसलिए लाजमी था क्योंकि अ जाहिर करता है एक को, दो गलतियाँ मिलके एक दुरुस्त नहीं करते, दोनों मिलके दो गलत मिलके एक सही नहीं करते। एक हमने मेंशन किया अ से, वन नहीं लिखा बल्कि अ लिखा है, अ का मतलब एक है। अगर आप इसको देखेंगे डोंट मेक तो इसमें अ नहीं है, फिर गलत हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन था। Whosoever took them dash a mystery, whosoever took them remains a mystery, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, क्यों, whoso कोई भी whosoever के बाद आपको यूज़ करना है तो आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना पड़ेगा, remains यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो सिंगुलर वर्ब है ना उसमें एस लग गया है तो मतलब ये एक बंदे को रेफ़र कर रहा है। यहाँ पे whosoever का मतलब ये है कि कोई भी हो, कोई वो एक बंदा ही होगा ना जो भी होगा। एंड्रयू एंड जेसिका हेल्प डैश विद देयर वर्क, ये आपने पॉइंट समझनी थी। एंड्रयू एंड जेसिका, एंड्रयू अलग बंदा है, जेसिका अलग बंदा है। दो बंदों के लिए मैंने उस दिन में समझाया था आपको, दो बंदों के लिए क्या इस्तेमाल होता है, दो बंदों के लिए आप ईच अदर इस्तेमाल करते हैं, और दो से ज़्यादा बंदे होंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, दो के लिए ईच अदर, ठीक है।
और 2 प्लस के लिए 2 से ज़्यादा बंदे हों तो फिर 1 अनदर। अब ये ऐसी चीज़ें थी जो आपको हमेशा सही करनी चाहिए, रूल पता होना चाहिए। 2 बंदे हों तो ईच अदर लगाएंगे, 2 से ज़्यादा होंगे तो हम 1 अनदर लगाएंगे। अब आते हैं उन चीज़ों पे जिनमें कुछ आपका कंट्रोल होता है, कुछ नहीं होता। इसने लिखा है कि मीनिंग ऑफ अंडरलाइंग वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स जो भी हैं उनकी कंटेक्सचुअल मीनिंग बतानी है। कंटेक्सचुअल मीनिंग का मतलब ये होता है कि भले आप उस वर्ड की मीनिंग ना बताएं जो असल है, कंटेक्सचुअल मीनिंग का मतलब है कंटेक्स्ट में मीनिंग क्या है, कंटेक्स्ट का मतलब होता है उसके आगे और उसके पीछे क्या आ रहा है। अब पहला इसमें आप देखते हैं तो बॉस प्रेज द सबऑर्डिनेट फॉर डूइंग अ स्मार्ट जॉब। स्मार्ट का इन्होंने सिनोनिम क्या है लिखा है, ब्रिलियंट लिखा है। अब ये बड़ी गलती है। अब स्मार्ट को अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये मैं बता रहा हूँ क्यों गलती, आईबी वाले क्या करें। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ आपने गौर से सुनिए। एक 11 देख लें और एक आप देख लें 12, ठीक है, और एक आप देख लें 13। इन तीनों में मैं आपको बताऊंगा कि आईबी वालों ने क्या किया है। कहीं पे तो वो क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली डिक्शनरी मीनिंग दे रहे हैं जो डिक्शनरी में लिखी हुई है, और कहीं पे वो दे रहे हैं कंटेक्सचुअल मीनिंग। अब लिखा ऊपर इन्होंने ये कि कंटेक्स्ट में जो मीनिंग है वो लिखें। अब पहला आप देख लें, बॉस प्रेज द सबऑर्डिनेट फॉर डूइंग अ स्मार्ट जॉब। स्मार्ट का मतलब क्या है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, स्टाइलिश है, वेल ड्रेस्ड है। यहाँ पे कंटेक्स्ट में मीनिंग ब्रिलियंट है, ठीक है, और ये इन्होंने सही ऑप्शन दिया है। मगर डिक्शनरी में आप ढूंढेंगे ना तो स्मार्ट का आपको इंटेलिजेंट मिलेगा, ढूंढ लेना, आपको ब्रिलियंट नहीं मिलेगा। आप चेक कर लें ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी, आपको ब्रिलियंट नहीं मिलेगा बल्कि आपको इंटेलिजेंट मिलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने डिक्शनरी फॉलो नहीं की, कंटेक्स्ट फॉलो किया है और बिल्कुल ठीक किया है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कंटेक्स्ट के हिसाब से इन्होंने आईबी ने ठीक किया है। अब 13 जो है ना, 13 ग्रैंड मदर नेरेटेड अ रियली फनी स्टोरी। अब नेरेट का मतलब है बताना, जैसे हम नरेशन पढ़ते हैं ना, बयान करना। अब बयान करने के लिए नीचे ऑप्शन है पोर्ट्रेट, रिसाइटेड, एक्सप्लेन्ड, रिलेटेड। अब रिलेटेड ऑप्शन कोई भी नहीं बोलेगा कि रिलेटेड ऑप्शन ठीक है। अब इन्होंने जवाब दिया रिलेटेड ऑप्शन, यहाँ पे सूट नहीं कर रहा मगर इन्होंने रिलेटेड ऑप्शन दिया है। डिक्शनरी आप खोलेंगे तो नेरेट का मतलब जो सिनोनिम में लिखा हुआ है रिलेट लिखा हुआ है, मतलब ऊपर इन्होंने डिक्शनरी को फॉलो नहीं किया क्योंकि डिक्शनरी में इंटेलिजेंट मीनिंग लिखी हुई थी, कंटेक्स्ट को फॉलो किया। यहाँ पे अब वो कंटेक्स्ट को छोड़ के डिक्शनरी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये मिस्टेक है जिस पे सारे शोर कर रहे थे ना, जो खुद इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी मिस्टेक्स की हैं। तो वो वजह ये थी कि यहाँ तो ये कंटेक्स्ट फॉलो करें क्योंकि ऊपर इन्होंने कहा है कंटेक्स्ट की मीनिंग, कंटेक्स्ट को फॉलो करें, फिर उस तरह तो हम सारे कर लेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, कहीं पे कंटेक्स्ट फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे ये डिक्शनरी फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है नरेटेड अ रियली फनी स्टोरी, नरेट का मतलब क्या है, यहाँ पे जुमले का मतलब क्या होगा, ग्रैंड मदर नरेटेड अ रियली फनी स्टोरी, कि जो दादी अम्मा थी उसने बहुत ही फनी स्टोरी सुनाई, ठीक है। अब यहाँ पे नरेट का मतलब रिलेट होगा, तो अकल भी कह रही है कि नहीं होगा, मगर इन्होंने कर दिया है। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने डिक्शनरी को फॉलो किया है। आगे चलते, छोड़ो। शेक्सपियर इज़ अ जायंट अमंग ऑल इंग्लिश लिटरेरी राइटर्स, ठीक है। जायंट बोलते हैं बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा, मॉन्स्ट्रस भी हो सकता है, मैसिव, सिग्निफिकेंट, ठीक है, बहुत बड़ा, अजीम। तो इन्होंने मॉन्स्ट्रस भी ऑप्शन दिया है, ग्रेट भी ऑप्शन दिया है, तो इन्होंने ग्रेट का ऑप्शन ठीक किया है और डिक्शनरी में यही लिखा हुआ है तो उन्होंने ये दे दिया है। मॉन्स्ट्रस में भी क्या गलती थी वो भी समझ में नहीं आई। बहरहाल ऑप्शन इसका ग्रेट ठीक है, सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 तरह के सवाल होते हैं ना, एक होते हैं MCQs, ठीक है, और दूसरे होते हैं BCQs। MCQs का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, BCQ का मतलब है बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस। ये BCQs होते हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं और उनमें आपको समझ नहीं आती। तो हैं ये MCQs, मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने BCQs दे दिए। अब यहीं पे ग्रेट भी ऑप्शन है, मॉन्स्टर्स भी ऑप्शन है, सिग्निफिकेंट भी ऑप्शन है। अब जिसको जवाब आता भी होगा ना वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें कॉमन सेंस यूज़ करना है, एजुकेटेड गेस लगाना है, आपके बस की बात नहीं है। BCQs दे दिए, हालांकि देने MCQs चाहिए थे, मीनिंग जिसको आती है। पर्पज़ ये होना चाहिए था कि वो चेक करते हैं कि इसकी मीनिंग इसको आ रही है या नहीं आ रही। मैनी कंपनीज यूज़ चीप ट्रिक्स फॉर प्रमोशन टू डिसीव कस्टमर्स। अब चीप ट्रिक्स कहते हैं यार ये देख कि बिजनेस ज़रूर कर, चीप टैक्टिक्स इस्तेमाल ना कर। अब चीप का मतलब क्या होता है, मीन, बोलते हैं ही इज़ वेरी चीप, ही इज़ वेरी मीन। अब ये सिनोनिम से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चीप का मतलब ये होता है मीन के तौर पर वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, मीन, यहाँ पे मीन के 2 मतलब है ना, एक तो मीन का मतलब चीप होता है, दूसरा मीन का मतलब सोर्स होता है। यहाँ पे मीन जो है एज अ सिनोनिम ऑफ चीप इस्तेमाल हुआ है, ठीक है।
एवरीबडी डिसलाइक द चाइल्डिश बिहेवियर इन दिस पार्टी। चाइल्डिश बिहेवियर, बच्चों की तरह बिहेव करना, मतलब इमेच्योरली बिहेव करना, तो इमेच्योर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। द जॉब इज़ नॉट एज रिवार्डिंग एज ही एक्सपेक्टेड टू बी। अब एंटोनियम्स बताने हैं। रिवॉर्ड होता है कोई चीज़ आप उसको एज ए गिफ्ट देते हैं, एज अ उसको खुश करने के लिए देते हैं, उसको इनकरेज करने के लिए देते हैं, रिवार्ड, ठीक है, इनाम होता है किसी भी सूरत में। रिवार्ड का अपोजिट क्या होगा? लुक्रेटिव, थ्रिलिंग, नेल बाइटिंग, डिसअपॉइंटिंग हो गया, ठीक है। फिक्शन राइटर एग्जैजरेट द सिचुएशन टू मेक इट विविड एंड फिट। एग्जैजरेट मीन्स किसी चीज़ को बढ़ावा देना, बढ़ा चढ़ा के बताना। इसका क्या होगा? अंडर एस्टिमेट। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। किसी को कम करके देखना, किसी को कम देखना, कम करना, उसको अंडर एस्टिमेट बोलते हैं। फैसलाबाद इज़ फेमस फॉर मेकिंग वेरी डेलिकेट लेस शाल। डेलिकेट नाजुक को बोलते हैं, उसका अपोजिट हार्ड होगा। फजी आइडियाज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फजी होते हैं कन्फ्यूज्ड, मिक्सड, तो उसका क्या होगा? क्लियर आइडियाज़, अपोजिट बताने ना। पेरेंट्स आर एंशियस अबाउट देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर। एंशियस में होती है परेशानी। इफ़ यू आर एंशियस अबाउट एनीबॉडी इट मीन्स यू आर वरीड अबाउट दैट पर्सन। सही है, परेशान है आप, तो एंशियस में परेशानी होती है, उसका अपोजिट केयर फ्री होगा। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। चलें जी, इसके बाद क्या है? इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पेलिंग्स हैं। स्पेलिंग का पूरा लेक्चर दिया हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मुजफ्फर ऑनलाइन एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर मैंने पूरा स्पेलिंग का लेक्चर दिया कि स्पेलिंग किस तरह ठीक होती है। बहरहाल यहाँ पे देख ले, बेनिफिटेड में ए सही है, ग्रेटफुल में ए सही है। इमिनेंट थ्रेट होता है जो आने वाला हो, बिल्कुल करीब हो, उसमें डबल में आता है। ये तो आपको रटा लगाना चाहिए। ये इमिनेंट वर्ड आता रहता है क्योंकि ये इमिनेंट एक फेमस भी होता है ना, ई से आता है वो, और ये इमिनेंट होता है कि बहुत नज़दीक। इमिनेंट थ्रेट तो बहुत ऐसा खतरा जो बिल्कुल करीबी है। एटिकेट्स में डबल टी आता है, सबको पता होना चाहिए। एटिकेट वर्ड्स, लेफ्टिनेंट वर्ड, कर्नल वर्ड, ये आते रहते हैं मुख्तलिफ टेस्टों में, तो आप एटिकेट में याद कर लें, डबल टी आता है। इसी तरह अकोमोडेट में डबल सी डबल एम, अकोमोडेट में डबल सी डबल एम। ठीक हो गया। अब चलते हैं जो हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन पोर्शन है। हालांकि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में पूरा लेक्चर मैंने दिया हुआ है, मगर यहाँ पे मैं समझाता हूँ आप क्या करें। पहले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नीड्स, पहले नीड्स का क्वेश्चन पढ़े, इसको अंडरलाइन कर लें। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेड, वर्कर्स की बात कर रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर लें। व्हाट इज द मेन ग्रामर पर्सन, या ग्रामर पर्सन की बात कर रहा है, यहाँ ग्रामर पर्सन की बात कर रहा है। ऐसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं ऊपर, तो आपको आसानी होती है। पहला सवाल किसका है? नीड्स का है। ठीक है, अब नीड्स में क्या बता रहा है वो? नीड्स, ये जो वीडियो ब्लर आ रही है ना, ये बेसिकली पेज ब्लर है। अच्छा, सम नीड्स आर अर्जेंट, एक हो गया। सम आर नॉट दूसरा हो गया। सम नीड्स कैन तीसरा हो गया। सम कैन बी पुट ऑफ इजीली एंड सम कैन बी सेक्रीफाइस। 5 नीड्स हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नीड्स 5 हैं, 5 उसने एक्सप्लेन कर दिए, मैंने टिक भी कर दिया कौन कौन सी हैं। उसके बाद क्या है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेड अर्नर वर्कर्स, 4। ब्रेड अर्नर्स कौन से हैं? इट इज़ हार्ड फॉर मैनी earners to set aside some money for their future needs. In order to save money, many workers overtime. एक कुछ वो हैं जो ओवर टाइम करते हैं, many workers पार्ट टाइम, दूसरे वो हैं जो पार्ट टाइम करते हैं। अच्छा, most can only make both ends, most तीसरे ये हो गए, meat with sweet. Those who live below poverty line can hardly have a, ये चौथे ये हो गए। चारों जो मैंने टिक कर दिए, कौन कौन से 4 हैं। ठीक है, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन था, इसमें लोग परेशान थे कि व्हाट इज़ द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ग्रामर पर्सन, भाई ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा कि फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। देखिए, ये मैंने आपको समझा चुका था कि फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ये सारे। ठीक है, तो अब पढ़ लेना क्या लिखा है। वी सेव मनी मेनली टू मीट अवर फ्यूचर नीड्स। वी, तो वी कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। ये तो मक्खन सवाल था, मिस नहीं करना चाहिए था। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक है, व्हाट द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन इन द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड में क्या इस्तेमाल किया है? बट नॉट ऑल अर्निंग्स हैंड्स कैन सेव मनी ओइंग टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग मैनी लर्नर्स। मैनी मतलब किसी और की बात कर रहा है, ही की बात कर रहा है, तो थर्ड पर्सन है। ठीक है, ये किसी और की बात कर रहा है सेकंड पैराग्राफ में, तो ये थर्ड पर्सन होगा। यहाँ पे कहाँ गया थर्ड पर्सन? ये थर्ड पर्सन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज स्टैंड अस इन गुड स्टेट टू बी यूजफुल और हेल्पफुल फॉर अस व्हेन वी नीड। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे लिए हेल्पफुल है। ये कंटेक्स्ट से पता चल रहा है, आसान सा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज इन रेनी डेज?
ये तो मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि हमारा दोस्त था, उसने पैसे कमाए, उसने अपने अब्बा को पहली सैलरी दी, अब्बा ने उसके पेज के ऊपर लिखा कि बेटा सेव दिस फॉर रेनी डेज़, अपने मुश्किल दिनों के लिए बचा कर रखो, जब टफ डेज आते ना उसके लिए बचा कर रखो। तो ये जिसको भी रेनी डेज वाला आता होगा वो आराम से कर लेगा, टाइम व्हेन वी विल रियली नीड मनी सेव्ड, जिसको भी ये आता होगा ना इडियम तो वो कर लेगा। इसका मतलब इडियम्स भी ज़रूरी है, इडियम्स पढ़ो, प्रोवर्ब्स पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। ये सीक्वेंस से एक दफ़ा कोर्स करना पड़ता है या सीक्वेंस से कोई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। रैंडमली पढ़ोगे तो फिर रिजल्ट भी रैंडम ही आएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज, ये हो गया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज, टू सेट असाइड सम मनी, पैसे बचाना जो आप बाद में इस्तेमाल कर सकें, टू कीप सम मनी टू यूज़ लेटर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब जितना कमाओगे उतना खर्च हो, 50,000 सैलरी 50,000 ही आपका एक्सपेंस है, तो इट मीन्स यू आर मेकिंग बोथ एंड्स मीट। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज, अ स्क्वायर मील, अ गुड सेटिस्फाइंग मील। ठीक है, जब आप हर तरह खाना खाएं और खा के मुतमईन हो जाएं तो वो उसको बोलते हैं गुड सेटिस्फाइंग मील, स्क्वायर मील बोलते हैं। ये भी एक इडियोमेटिक स्ट्रक्चर है, इसका भी आपको रट्टा लगाना था पहले। सही है, आगे चलते हैं। वन मेन ऑब्जेक्ट एंड वन मेन सब्जेक्ट मेंशन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द सेकंड पैराग्राफ आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का पता है क्या होता है? देखें, वन मेन ऑब्जेक्ट, वन मेन सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, ये सब्जेक्ट पूछ रहा है। इन द फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट में आपको ऑब्जेक्ट बताना है, सेकंड पैराग्राफ में आपको सब्जेक्ट बताना है। ठीक है, तो ये रिस्पेक्टिवली तब इस्तेमाल होता है, मतलब इसका मतलब होता है पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए। तो ये सेविंग एंड अर्निंग हैंड से ये पैराग्राफ से आप देख लें। सही है, तो बहरहाल ये इतना मुश्किल नहीं था। रीडिंग कम्प्रीहेंशन का लेक्चर देख लें, उसमें मैंने आपको उस दिन ट्रिक्स बता दी थी। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें, पहले वही कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मेन पैराग्राफ में देखते हुए कर लेंगे आप आराम से। ये पूरा रीडिंग कम्प्रीहेंशन का लेक्चर भी सुन लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी जो पेपर हैं 18, 19, 20, 21, 22, ये सारे मैं 1 बाय 1 करके आपको जो व्हाट्सएप हमारा पेड ग्रुप है उसमें मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, और ये मेरा नंबर है, कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। 10 फरवरी को हमारी बैच भी स्टार्ट हो रही है, मेगा इंग्लिश बैच, जिस पे जॉब के सारे टॉपिक्स भी होंगे, बाकी स्पीकिंग कोर्स भी होगा। सी यू इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट वीडियो।